जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो संगत जी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। संगत जी, अगर आपका मन बहुत दुखी है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई ऐसी समस्या आपकी ज़िंदगी में है जिसे चाह कर भी आप दूर नहीं कर पा रहे, तो जी हाँ, गुरु जी महाराज जी ने आप ही के लिए आज ये प्यारा सा सत्संग भेजा है, जिसमें किस तरीके से गुरु जी ने उन आंटी को ब्लेस किया, कैसे संघर्षपूर्ण जीवन था उनका और फिर गुरु जी उनके जीवन में आए और कैसे गुरु जी ने कृपा की। बहुत प्यारा और इमोशनल सत्संग है, संगत जी से ज़रूर सुनिए, आप इससे ज़रूर रिलेट करेंगे। आइए अब बिना वक्त ज़ाहिर किए गुरु जी महाराज जी का ये प्यारा सा सत्संग सुनते हैं और इसको 7 संगतों तक शेयर करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें गुरु जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी आइडेंटिटी और जिस जगह से हूँ गुप्त रखना चाहूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है। सभी संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अप्रैल 28 2024 में हुआ था। उससे पहले मैंने गुरु जी के बारे में सुना था और उनके स्वरूप भी देखे थे। सारी संगत से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि ये दिखते कैसे हैं। मैं साईं बाबा जी की भक्त हूँ और मैं सोचती थी इनके बाद अब मैं किसी और को अपना गुरु नहीं मान सकती। लेकिन गुरु जी जैसे कहते हैं कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें चुनता हूँ, तो ये सब उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट आए हैं, लेकिन शायद उनके बारे में लिखना संभव नहीं हो पाएगा। पर ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं साझा करना चाहूँगी। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों में खुशी के पल बहुत कम रहे हैं। घर में अशांति, कलेश शादी वाले दिन से ही और उससे पहले ही मेरे हस्बैंड, मेरे पिता और भाई के बीच में रहे हैं। तब से जो दरार आई हैं वो बस बढ़ती ही चली गई हैं और अब तक भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते और दोनों परिवारों के बीच नहीं बनती। मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली को हमेशा हमारे रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और अभी भी वैसे ही हैं। हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे और ये झगड़े वक्त के साथ बढ़ते चले गए। सारे झगड़ों के लिए मुझे ज़िम्मेदार बनाते थे। मैं यह नहीं कहती कि मुझसे गलतियां नहीं हुई हैं, लेकिन 2 हाथों से ताली बजती है। कभी भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, ना तो अभी भी मानते हैं। उनका हौसला और बढ़ता है जब उनके परिवार वाले उनका साथ दे देते हैं। इनके परिवार में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, एक आउटसाइडर हूँ। शादी के 7 साल बाद हम विदेश गए। सोचा वहाँ जाकर शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहाँ जाने से और झगड़े बढ़ गए और मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन और बढ़ गए। चाहे जितना भी कर लूँ, हमेशा कम लगता था मेरे हस्बैंड को। कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेते थे। गुस्से से चिड़चिड़ रहते थे और बहुत निग्लेक्ट करते थे। बात बात पर क्रिटिसाइज़ करना, चिड़चिड़ करना, जवाब देना बढ़ गया था। हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली गई। एक दिन मेरी सास और ननद के सामने मुझे इतना कुछ बोले कि मुझसे रहा ही नहीं गया और अगले दिन मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की अपनी बातों में फंसा कर। हमारे बीच ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन उसके अगले दिन अपने एक ही दोस्त और उसकी फैमिली की मदद से के साथ मैं वहाँ से निकल पाई। सिर्फ वही थे जिन्हें मैं विदेश में जानती थी। जब वहाँ से निकल रही थी, मेरी फैमिली भी फ़ोन पर थी, जिससे मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड के बीच और प्रॉब्लम आ गई। अब मैं अपने मायके आ गई हूँ और मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी तरफ से अलग होने की बात करके आई हूँ। उसके अलावा वहाँ से निकल तो आई हूँ, लेकिन बहुत कुछ दांव पे लगा है। जैसे मेरी परमानेंट रेजिडेंसी जो अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगी और मेरे प्रोफेशन के लिए मैंने लाइसेंस लिया था वो भी कैंसिल हो सकता है। दोनों चीज़ों के लिए मैं बहुत मेहनत की है, लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं समझते कि उन्होंने क्या हालात पैदा कर दिए थे जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा था। अभी भी उनका परिवार और वो मुझे ही गलत समझते हैं। हमारा कोई बच्चा
नहीं है हमारी दूरियों के कारण, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस घर में माँ बाप के बीच में अशांति और कलेश है, उस घर में बच्चे का आना किसी पाप से कम नहीं है। मैं हमेशा चाहती थी कि हमारा बच्चा ऐसे घर में जन्म ले और ऐसे घर में उसकी परवरिश हो जहाँ माँ बाप के बीच प्यार हो और एक दूसरे की इज़्ज़त करना जानते हों, अशांति, कलेश, टकराव ना हो। लेकिन इस बात को इतना गलत समझा गया कि मुझ पर मेरे हस्बैंड और उनके परिवार वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे अंदर माँ बनने की भावना ही नहीं है। जब मैं इंडिया आई, मुझे गुरुजी की वीडियोज़ यूट्यूब में आनी शुरू हुई। मैं संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने सभी वीडियोज़ ब्लॉक कर दिए थे जिसमें गुरुजी कहते थे कि तेरे ऊपर अपनों ने ही ब्लैक मैजिक किया है, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है इग्नोर करके। मैं उन्हें इग्नोर करती थी, लेकिन 28 अप्रैल को एक यूट्यूब वीडियो फिर सामने आई जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में मैंने मैसेज सुना। मैंने फिर उसे सुना और मेरी ज़िंदगी से बहुत मिलती-जुलती बातें थी उसमें। काफ़ी हैरान हुई मैं। फिर मैंने अपने घरवालों के लिए एक प्रार्थना की, क्योंकि मेरे मायके में भी मेरे मम्मी-पापा के बीच में कलेश और अशांति रहते हैं। लेकिन प्रार्थना करने के बाद आज तक कुछ हद तक फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। फिर एक दिन मैं पंछियों के लिए पानी रख रही थी हमारी सोसाइटी में। मैंने वहाँ पर एक मरा हुआ कबूतर देखा। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मरे हुए कबूतर का मतलब है कि गुरुजी ने हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। मैं एक वीडियो सुनी जहाँ पर ये बात बोली गई। मैं विश्वास नहीं कर पाई कि किसी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर वाक़ई में ही काला जादू किया है। फिर मेरे एक फैमिली फ्रेंड और अंकल जी हैं जिनसे मैंने इस बारे में बात की। उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से कंफर्म करवाया। उस एस्ट्रोलॉजर ने यही बात बोली कि मेरे किसी अपने ने मुझ पर काला जादू किया है। मुझे ये बात जानकर बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों के सामने मेरे बीते 9 साल आ गए, जो इतने दुख, तकलीफ़, कष्ट और कलेश में कटे हैं। जिन्होंने भी किया है वो नहीं चाहते कि हमारा घर बसे और मेरे हस्बैंड का झुकाव मेरी तरफ हो, और मैं बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती जाऊं और बस उनके काम आऊं। फिर पिछले हफ्ते रोज़ सुबह मुझे बहुत घबराहट होनी शुरू हो गई। एक रात मैं गुरुजी से प्रार्थना करके सोई कि प्लीज़ मुझे बताइए कि किसने किया है। गुरुजी ने कृपा की और सुबह उठने से पहले ही सपने में दिखा दिया कि वो लोग कौन हैं। उसके 3 दिन बाद तक मैं इतना रोई, बीच बीच में उन लोगों के चेहरे सामने आते गए। उनसे की गई बातें बार-बार दिमाग में आती गई। पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद मन काफ़ी शांत हो गया है। अब मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें और हमारे रिश्ते को हर बुरी नज़र से बचाएँ, और जो लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं और करना चाहते हैं वो हमसे और हमारे रिश्ते से दूर हो जाएँ और गुरुजी हमारी रक्षा करें। मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों ने बुरा किया है उनका कंसाइंस जाग जाए और उन्हें एहसास हो कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। 9 साल से मैं पल-पल परेशान रही हूँ। मेरे परिवार वाले और मेरे हस्बैंड और उनके परिवार वालों में बनती नहीं है। ये बात मुझे बहुत दुःख पहुँचाती है। माँगना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ और माँगती भी हूँ गुरुजी से, पर गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। अब बस मैं अपनी ज़िंदगी और रिश्ते की डोर गुरुजी के हाथ को सौंप दी है। उसके बाद मुझे सत्संग आने लगे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मुझ पर यकीन रख, शुक्राना कर। अब मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि किस दिशा में गुरुजी मुझे लेकर जाते हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग लिखने में तो गुरुजी से और साथ संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी की इच्छा से मेरे पास और भी सत्संग हैं जो मैं उनकी आज्ञा से आगे शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिसमें बहुत संघर्ष आंटी ने किया अपनी लाइफ में, और इस संघर्ष भरी ज़िंदगी में गुरुजी ने उन्हें चुना। गुरुजी उनकी लाइफ में आए, और अब मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जब गुरुजी महाराज किसी की ज़िंदगी में एंट्री लेते हैं और आते हैं, वो ज़रूर वो रास्ता हमें दिखाते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। आइए मिलकर सबसे गुरुजी के लिए प्रार्थना करें। सबकी झोलियाँ गुरुजी महाराज ज़रूर भरेंगे। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी अगले सत्संग में। संगत जी, इस प्यारे से सत्संग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।